हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। जैसे हम लोग कक्षा 10 का जो अम्ल क्षारक तथा लवण चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्लों के बारे में जाने थे और अम्लों का प्रकार भी पढ़े थे, जिसमें आप लोग प्रबल अम्ल भी पढ़े थे, स्ट्रांग एसिड, और दुर्बल अम्ल भी पढ़े थे, वीक एसिड्स। आज हम लोग देखिए उसी में कुछ नोट्स जानेंगे। देखिए यहाँ पर पहला नोट्स में ये दिया गया है, यहाँ पर विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम दिया गया है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के एसिड दिए गए हैं, अम्ल दिए गए हैं, और इसमें हम लोग आपेक्षिक प्रबलता का क्रम जानेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम यहाँ पर दिया गया है। जो आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में पूछ भी सकता है, इसलिए याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से देखिए अगले नोट में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे यहाँ पर H+ हमने लिखा है। H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत ही छोटा होता है। हाइड्रोजन आयन की जो आकृति होती है बहुत ही छोटा होता है। साथ ही साथ छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण, छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण यह जल के अणु के साथ जुड़कर यहां पर क्या करता है, जलयोजित आयन का निर्माण करता है। जलयोजित आयन माने हाइड्रोनियम आयन देता है। यहां पर देखिए लिखे भी हैं, इस जलयोजित आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर H+ माने हाइड्रोजन आयन। अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत ही छोटा होता है। हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत ही छोटा होता है और छोटे आकार और उच्च आवेश घनत्व के कारण ये क्या करता है, जल के अणुओं के साथ जुड़कर जलयोजित आयनों का निर्माण करता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे देखिए यहाँ पर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन जैसे ही जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है तो यहां पर क्या करता है, H3O+ यानी कि आपको हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। इस प्रकार से इसको याद रखना है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है अम्लों के भौतिक गुण। जानेंगे इसमें कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। तो देखिए पहले पॉइंट में आपको बतलाना है कि अम्ल का जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है, और जो आपके अम्ल होते हैं जल में आसानी से विलय होते हैं। देखिए यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं,
यहां पर लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा जल में विलेय होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में विलेय होते हैं। तथा जल में विलेय होते हैं। इसको याद रखना है। देखिए अम्लों के भौतिक गुण में आपको पहला टॉपिक यही बतलाना है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है तथा ये जल में विलेय होते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा आपको टॉपिक बताना है, अम्ल जो आपका होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल आपका नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये भी अम्लों के आपके भौतिक गुण ही है। उसी प्रकार से तीसरे टॉपिक बताएंगे कि अम्लों की जो प्रकृति होती है ये संक्षारक होती है। तीसरे टॉपिक में आपको बतलाना है कि अम्लों की जो प्रकृति होती है ये संक्षारक होती है। तो लिखते हैं इसमें भी, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इसको भी याद रखना है। जैसे कहने का मतलब, संक्षारक का मतलब ये होता है कि अम्ल के संपर्क में चाहे आपका कपड़ा हो, चाहे आपकी लकड़ी हो, चाहे आपका कागज हो, चाहे आपकी त्वचा हो, जैसे ही संपर्क में आते हैं तो उसको ये नष्ट करता है। उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी कि उसको जला देता है। तो इस प्रकार से ये रहा आपके अम्लों के भौतिक गुण। उसी प्रकार से इसके हम लोग रासायनिक गुणों के भी बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए जहां पर हमने अम्लों के भौतिक गुण लिखा है वहां पर हम लिखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुण। और अम्ल के तो रासायनिक गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें देखिए पहला आपका टॉपिक होगा धातु के साथ अभिक्रिया। पहला आपका टॉपिक होगा धातु के साथ अभिक्रिया। ये आपके पहला टॉपिक होगा। जैसे देखिए अम्लों में कुछ आपके सक्रिय धातु होते हैं, चाहे आपका सोडियम हो या मैग्नीशियम हो या जिंक हो या आयरन हो। इसके साथ आपका अम्ल जो होता है ये क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका आयरन ही है Fi, ये आपका आयरन है और ये अम्ल के साथ क्रिया करता है। जैसे यहां पर हम HCl ले रहे हैं, HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो जैसे ही आयरन को अगर HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर ये होता है कि आपको मिलता है FeCl2 मिलता है।
आपको मिलता है FiCl2, जिसको आप चाहें तो फेरस क्लोराइड कह सकते हैं। इसमें दो तरीके का होता है। अगर देखिए यहां पर अगर FiCl2 मिल जाए या FiCl3 मिल जाए, तो देखिए दोनों के नाम में अंतर है। FiCl2 को बोलते हैं फेरस क्लोराइड और FiCl3 को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। इसमें देखिए क्या अंतर होता है। जो यहाँ पर Fi एक क्लोरीन के दो परमाणु के साथ जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर Fi पर डबल प्लस होगा, और यहाँ पर Fi जो है माने आयरन जो है ये क्लोरीन के तीन परमाणु के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर Fi पर क्या होगा, ट्रिपल प्लस होगा आपका। तो जिसमें आवेश की संख्या कम होती है उसमें अस जोड़ा जाता है, और जिसमें आवेश की संख्या अधिक होता है उसमें इक जोड़ा जाता है। इसीलिए इसका नाम हो रहा है फेरस क्लोराइड और इसका नाम होगा फेरिक क्लोराइड। तो इस तरह से यहां पर जब आयरन को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर हमको फेरस क्लोराइड मिलता है, और फेरस क्लोराइड के साथ ही साथ क्या, हाइड्रोजन गैस मिलता है, जो कि हमारा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, H2 मिलता है, हाइड्रोजन गैस। और ये होता है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड ये आपका होता है। उसी प्रकार से और हम धातु को ले रहे हैं, यहां पर Zn को ले ले, जिंक को। अगर जिंक को भी हम किसी अम्ल के साथ क्रिया कराएं, जैसे हम H2SO4 ले रहे हैं, यहां पर H2SO4, देखिए यहां पर अगर जिंक धातु को भी हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे तो यहां भी आपका हाइड्रोजन गैस होगा वो निर्मुक्त होगा। देखिए कैसे, यहां पर जो Zn होता है SO4 के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ ही साथ यहां पर देखिए हाइड्रोजन गैस को यहां पर भी क्या करता है, निर्मुक्त कर देता है। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो ये आपका सोलिड है, ये आपका बिलियन है, FiCl2 ये भी आपका लवण है, मान AQ से दर्शाएंगे इसको भी, और H2 गैस है तो इसको G से दर्शा सकते हैं। यहां भी G, ये बिलियन है तो AQ, ये भी बिलियन है तो AQ, और ये आपका सोलिड है तो S से दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से अम्लों के रासायनिक गुण में ये पहला टॉपिक रहा, धातु के साथ अभिक्रिया। इसके अलावा आगे और भी देखते हैं, इसी क्रम में अगला टॉपिक देखिए, हम लोग का अगला टॉपिक होगा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अगला हम लोग का टॉपिक है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें देखिए यहां पर दिया धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट कोई भी एक लेते हैं, जैसे आपका CaCO3 हो गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक धातु कार्बोनेट ही होता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऐसा करते हैं कि HCl के साथ क्रिया कराते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं।
तो जैसे ही इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर कैल्शियम जो होगा क्लोरीन के साथ क्रिया कर जाएगा, तो क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा CaCl2 जो कि आपका लवण है। उसी प्रकार से इसमें एक चीज और मिलेगा आपको, जल H2O भी मिलेगा। यहां पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक क्रिया करेगा तो जल बनाएगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण करते हैं। तो यहां पर देखिए, चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण तो बनाएंगे, लवण के साथ साथ जल भी बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस अभिक्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगा, जैसे कि मिला है। उसी प्रकार से देखिए, हमने तो धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों का क्रिया कराया, तो यहां पर देखिए धातु कार्बोनेट के साथ जैसे हम अम्लों का क्रिया कराते हैं तो यहां पर लवण मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। उसी प्रकार से हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जैसे देखिए यहां पर Ca और उसके बाद HCO3 का ट्वाइस, इसको भी हम क्रिया कराएंगे HCl के साथ, यहां पर भी 2 लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, यहां पर भी आपको CaCl2 मिलेगा, लेकिन यहां पर जल के 2 अणु मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मिलेगा। इस प्रकार से देखिए, इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसको आप चाहे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हैं। तो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपके होते हैं, जिसको आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कर सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के साथ अब क्रिया कराते हैं तो यहां भी हमको मिल रहा है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, ये आपका विलेन है एक्वा। उसी प्रकार से ये भी एक्यू, इसको ये H2 आपका लिक्विड है और G आपका गैस है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ये भी गैस है, ये जल है लिक्विड, ये विलेन है एक्यू, ये भी वही चीज है एक्यू, विलेन है तो, और ये आपका सॉलिड है। इस तरह से हमारा दूसरा टॉपिक भी समाप्त हो गया। इसी क्रम में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। तीसरा जो है आपका धातु ऑक्साइडों के साथ अब क्रिया कराना है। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो आपका टॉपिक है धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए, अब धातु ऑक्साइड के साथ हम अम्लों का अभिक्रिया कराएंगे। जैसे देखिए यहां पर हम ले लेते हैं CaO, जिसको आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को हम धातु ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं, या और भी ले सकते हैं। यहां पर अगर हम चाहें तो MgO ले सकते हैं, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों धातु ऑक्साइड ही होते हैं, और इसको हम अम्लों के साथ क्रिया कराएं। जैसे यहां पर एक बार हम HCl ले रहे हैं, यहां पर हम HCl ले रहे हैं, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहां पर भी सबसे पहले आपको CaCl2 मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड ही मिलेगा। Ca जो होता है क्लोरीन से क्रिया कर जाता है तो CaCl2 बनाता है,
और उसी प्रकार से यहां पर आपको मिलेगा जल H2O। हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल ही बनाता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जैसे अगर H2SO4 के साथ क्रिया कर जाता है तो मैग्नीशियम जो होता है SO4 के साथ क्रिया करेगा तो MgSO4 बनाएगा, प्लस अगर H2 जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका H2O, जल बनाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि धातु ऑक्साइड जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण भी बनाते हैं और लवण के साथ ही साथ जल का भी निर्माण करते हैं। तो ये रहा हमारा धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। अगला जो हम लोग का टॉपिक है ये है अम्लों के उपयोग। अब हम लोग को पढ़ना है अम्लों के उपयोग। देखिए अम्लों के उपयोग में हमको 3 चीज पढ़ना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग पढ़ना है, नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग पढ़ना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग पढ़ना है। तीनों अम्लों के उपयोग पढ़ना है। जैसे देखिए हम एक एक करके लिख रहे हैं यहां पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे H2SO4 का उपयोग। H2SO4 का उपयोग। दूसरा हम लोग का है HNO3 का उपयोग। HNO3 का और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोरिक अम्ल का उपयोग भी जानेंगे हम लोग। जैसे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहां कहां किया जाता है, जैसे हमने यहां पर लिखा है लेड बैटरियों में किया जाता है। जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है वहां पर भी सल्फ्यूरिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। किस रूप में, तो विद्युत अपघट्य के रूप में। उसी प्रकार से देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में भी होता है। पेट्रोलियम उद्योग में भी होता है। उसी प्रकार से प्लास्टिक उद्योग में भी किया जाता है इसका उपयोग। साथ ही साथ कृत्रिम रेशे बनाने में और उर्वरक के निर्माण में भी आपका सल्फ्यूरिक अम्लों का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला है HNO3 का उपयोग। HNO3 में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां कहां पर होता है। जैसे देखिए सोना तथा चांदी के शोधन में भी हम लोग नाइट्रिक अम्लों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से उर्वरक के निर्माण में भी करते हैं, औषधियों के निर्माण में भी करते हैं और विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उसके निर्माण में भी या उसको बनाने में भी हम लोग नाइट्रिक अम्लों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगला हमारा है HCl का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का जो उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में भी हम लोग HCl का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो आपका टॉयलेट होता है उसके सफाई के लिए भी हम लोग HCl का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग का अम्लों का उपयोग भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर अगले हम लोग भाग में कल क्षारक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।